फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष क्लिनिक जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ILD यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ के बारे में। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ को डिफ्यूज़ पैरेन्काइमल लंग डिसीज़ भी कहा जाता है। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरस्टिशियम क्या होता है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जैसे लंग्स होते हैं, ऊपर से विंड पाइप होती है जिसको ट्रेकिया कहा जाता है, वो आगे आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ़्ट। राइट ब्रांच राइट लंग में चली जाती है, लेफ़्ट ब्रांच जो है लेफ़्ट लंग में चली जाती है। उसके बाद इस ब्रांच से आगे फिर ब्रांचेस, इन ब्रांचेस से आगे और ब्रांचेस, मतलब बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं निकलती है राइट लंग्स में भी, और लेफ़्ट लंग में भी। तो जब ये बहुत सारी ब्रांचेस होती है, इसकी जो लास्ट ब्रांच होती है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उसके नीचे जो होता है राउंड बॉल्स, जो स्मॉल राउंड बॉल्स लाइक बैलून मतलब होता है, उस तरह से राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कि एल्वियोलाई कहा जाता है, यहाँ पर मेन जो है गैस एक्सचेंज होता है। मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का काम होता है हवा को एल्वियोलाई तक लेकर आना। एल्वियोलाई का काम है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है ब्लड में देना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेना। अब ये जो एरिया है एल्वियोलाई के जो बाहर की परत हो, बाहर का जो लेयर है, और जो खून की नस होती है, ब्लड वेसल्स की जो बाहर की लेयर होती है, और उसके बीच में जो भी सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं, जब इस एरिया पर इफेक्ट आता है मतलब उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, क्योंकि इस एरिया को इंटरस्टिशियम कहा जाता है और यहाँ होने वाली प्रॉब्लम्स को इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ कहा जाता है। अब जैसे ये जो इंटरस्टिशियम है, इसमें हो गया एक तो एल्वियोलाई, है ना। एल्वियोलाई का काम क्या है? सिकुड़ना, फैलना। अभी एल्वियोलाई में होता है कि जैसे मान लो कि अगर एक बैलून है, गुब्बारा है, अगर उसको हम हवा ज़्यादा भर देते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और अगर उसमें से पूरी तरह से हवा निकाल दी जाती है तो बैलून जो है आपस में चिपक जाता है, कोलैप्स हो जाता है ना। लेकिन एल्वियोलाई में ऐसा नहीं होता। इसका रीज़न है कि इसमें इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि इसकी इलास्टिसिटी को बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा अगर हम हवा अंदर फेफड़ों में लेते हैं तो ये बर्स्ट नहीं होते इन फाइबर्स और सेल्स और टिश्यूज़ की वजह से। और अगर हम पूरी तरह से डीपली फोर्सफुली हवा जो है फेफड़ों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉपर कोलैप्स भी नहीं होते, चिपकते भी नहीं, मतलब ओपन रहते हैं परमानेंटली। तो ये इन सेल्स और टिश्यूज़ की वजह से ही होता है। तो जब कोई भी इन्फ्लामेशन या सूजन इस एरिया में होती है, तो सूजन तो होती है तो हमारी बॉडी उसको ठीक करेगी, रिपेयर करेगी। अब हमारी बॉडी जो है रिपेयर करती है 2 तरीक़ों से। कुछ सेल्स और वो ऐसे बनाती हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम जो सेल्स डैमेज हुए हैं उसके जैसे होते हैं, और वो सेल्स फंक्शन और काम भी बिल्कुल सेम वैसा ही करते हैं कि अगर चोट लगने के बाद, इन्फ्लामेशन होने के बाद आप अगर उसको देखें तो आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कोई चोट लगी थी, कोई सेल डैमेज हुआ था। बिल्कुल सेम होते हैं, सेम फंक्शन होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बॉडी दूसरी तरह से भी रिपेयर करती है, मतलब कुछ टिश्यू वो उसको ऐसा बनाती है जो पहले जैसा नहीं होता है और पहले की तरह सेम फंक्शन भी नहीं करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें हाथ में कट लगता है, चोट लगती है, तो उसका निशान जो है बड़ी उम्र तक भी, लास्ट तक भी हमें रहता है। हम कहते हैं बचपन में यहाँ इंजेक्शन लगा था, ये पक गया था, इसलिए इसका निशान अभी तक पड़ा है। तो ये कुछ एज के हिसाब से भी होता है। छोटी एज होती है तो उसमें स्कार टिश्यू कम बनता है, लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होती है उसमें जो है स्कार टिश्यू ज़्यादा बनता है। तो ये स्कार टिश्यू जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, नॉर्मल से थिक होता है, हार्ड होता है, निशान छोड़ देता है। तो इसमें जो वैसे क्या होता है, मान लो हमें कट लगा, चोट लगी, तो हमारा शरीर जो है उतना ही टिश्यू या सेल प्रोड्यूस करता है जो कि उसको चोट को भर दे। अगर आपने देखा होगा जैसे हमारे हाथ पे चोट लगती है, कट लगा, जब आपकी चोट ठीक हो जाएगी आप उसको हाथ लगा के अगर टच करेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट होगा, प्लेन होगा ना, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा टिश्यू नहीं होगा। लेकिन इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ में क्या होता है, ये जो रिपेयरिंग प्रोसेस है यही गड़बड़ होता है, ये डिस्टर्ब होता है, मतलब ये प्रॉपर नहीं होता। इसमें स्कार टिश्यू ज़्यादा बनता है। नॉर्मल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में कोई कट लगा और आपकी बॉडी ने ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस किए तो ये आपको उभरा हुआ ऊपर को, अगर आप ऐसे लगाएंगे तो उभरा हुआ ऊपर को पता चलेगा। तो इसी तरह से लंग्स में इंटरस्टिशियम में होता है कि स्कार टिश्यू जो है ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपके फेफड़े जो है हार्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, उसमें
फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस मतलब फाइबर्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी ऐसे फाइबर जो नॉर्मल फंक्शन नहीं करते, स्कार छोड़ते हैं, फेफड़ों को हार्ड बना देते हैं। अब फेफड़ों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, हवा अगर आप डीप ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे, हवा ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो हवा स्टोर नहीं कर पाएगा एल्वियोलाई, क्योंकि वो फैल नहीं रहा, रिलैक्स ही नहीं कर रहा और कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहा। अगर आप फोर्सफुली बाहर हवा निकालने की कोशिश करेंगे ना तो वो कॉन्टैक्ट करेगा ना रिलैक्स करेगा। पहला तो ये हो गया कि हवा आना जाना कम हो जाएगी फेफड़ों में। सेकंड क्या होगा कि एल्वियोलाई का मेन फंक्शन है गैस एक्सचेंज का। ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाती है और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में आती है। अब गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, जितनी ऑक्सीजन ब्लड में जानी चाहिए उतनी ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगी। और दूसरा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो वापस एल्वियोलाई में नहीं आएगी, तो वेस्ट जो है बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। नेचुरल सी बात है कि नहीं, सेल्स और टिश्यूज़ को तो काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उसको कम मिलेगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके बाकी बॉडी पर भी इसका इफ़ेक्ट आने लग जाता है। कुछ कारण तो लंग्स से रिलेटेड रहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ होने के, और कुछ कारण लंग्स के अलावा भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इन्फेक्शंस हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो गया लंग्स में, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, जैसे कि टीबी है, निमोनिया है। ये इन्फेक्शन अगर आपके डीपर पार्ट्स तक स्प्रेड हो गया, मान लीजिए कि इंटरस्टिशियम तक, ये एल्वियोलाई से ब्रोंकाई से होता हुआ इंटरस्टिशियम तक पहुंच गया, तो वो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ क्रिएट करेगा। या फिर आप कंटिन्यू जो है लगातार जो है हार्मफुल केमिकल्स हैं, या ऐसे मतलब इन्वायरमेंट में आप रहते हैं या आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ की कंटिन्यू लगातार जो है कुछ जो हमारे लिए हार्मफुल जो मटेरियल है वो आपके लंग्स में जा रहा है हवा के थ्रू, चाहे वो जैसे कि डस्ट होती है, धूल है, मिट्टी है, कोई पेंट इंडस्ट्री में काम करता है, कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, कोई टेक्सटाइल में काम करता है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, या फिर इसी वजह से जो कंटिन्यू एक्सपोजर होता रहता है तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते रहता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसे जैसे सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, तो ये कंटिन्यू एक्सपोजर होने की वजह से ये लंग्स के लाइनें जो हैं उसमें डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और फिर धीरे धीरे करके स्कारिंग होती रहती है। ये कभी कभी जैसे जो भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक डस्ट होती है इसकी वजह से क्या होता है, जैसे फार्मर्स होते हैं या जो बर्ड्स रखते हैं या कोल माइन है, तो इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एलर्जी कह सकते हो आपकी, जैसे छोटे एल्वियोलाई है या जो लास्ट के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो वो भी इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ होने का रीज़न होता है। इसके अलावा कैंसर है, जैसे कैंसर होता है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, बहुत सी ड्रग्स ऐसी है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ हो जा सकता है। या जेनेटिक रीजंस होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि सबसे कॉमन तो है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस जो है सबसे कॉमन रीज़न होता है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ होने का। इसके अलावा जैसे कि गठिया है, आर इफेक्टर रिमोटॉइड आर्थराइटिस, SLE, तो ऐसे कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हैं जिसकी वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, बॉडी के और ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें लंग्स इफेक्टेड हो जाते हैं। नॉर्मली तो ये जो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ की प्रॉब्लम जो है क्रॉनिक होती है, लेकिन जो ये ड्रग्स की वजह से होती है, कोई मेडिसिन की वजह से होती है, तो इसमें एक्यूट भी हो सकती है। अब इसमें जो है प्रॉब्लम चाहे किसी भी कारण से रही हो, बट लक्षण ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियम जैसे लंग्स का एरिया जो है वो हार्ड हो गया। अब नेचुरल सी बात है कि एल्वियोलाई जो है बैलून टाइप स्ट्रक्चर है, वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ेंगे भी नहीं, फैलेंगे भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैपेसिटी अफेक्ट हो जाए क्योंकि वो हार्ड हो गए हैं, तो हवा जो है आपके फेफड़ों में कम जाएगी, ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा, मतलब जितनी जानी चाहिए उतना नहीं होगा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, मतलब सांस चढ़ेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। खांसी होगी, खांसी इसमें सूखी होगी, बलगम रेशा नहीं निकलेगा, मोस्टली सूखी होगी। चेस्ट जो है टाइट लगेगी, वो जैसे वीजिंग लगेगा, जैसे आवाज़ आते सांस लेते हैं निकालते हैं, डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपको चेस्ट में पेन भी फील होगा, क्योंकि अब इसमें गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में नहीं पहुंच रही, ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही, इसलिए धीरे धीरे करके बॉडी में थकावट रहेगी, वीकनेस रहेगी, और इसकी वजह से जो है आप जैसे हम काम करते हैं, सांस चढ़ना शुरू हो गया, थकावट हो गई, या धीरे धीरे करके इसमें क्या रहता है कि वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर यही प्रॉब्लम लंबे समय तक रहेगी तो नेचुरल सी बात है कि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके जो है इसमें
लंग्स की वजह से जो है हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा और हार्ट की वजह से जो है बाकी बॉडी में इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल से बात है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, वो ब्लड से प्रॉपर अच्छे से रिमूव नहीं होगी तो आपकी जो बॉडी में है ब्लूश होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको साइनोसिस कहा जाता है। मतलब वो अगर आपकी जो प्रॉब्लम इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ की जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो है फिर लंग्स का इफेक्ट आएगा, लंग्स में बीपी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, राइट हार्ट की फेलियर हो जाएगा और फिर साइनोसिस और फिर बाकी जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से आते हैं। अब इसमें बेसिकली टेस्ट जो है करवा सकते हैं आप, जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है या पीएफटी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, स्पायरोमीट्री है, मतलब टेस्ट तो बहुत सारे हैं, ब्रोंकोस्कोपी है। लेकिन इसमें जो टेस्ट करवाते हैं हम, चलो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे रीजंस रहते हैं आईएलडी होने के। सिम्टम्स लंग्स में अगर दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती है तो लक्षण जो है ऑलमोस्ट सेम से ही रहते हैं, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि आपको जो सिम्टम्स हैं वो क्यों आ रहे हैं, और ये जो करने के लिए आपको प्रॉपर पेशेंट के साथ बैठना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर से डिटेल लेनी पड़ती है, तभी आपको जो है जाकर पता चलता है कि क्या रीज़न है प्रॉपर इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ होने का। अगर फिर भी आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।